अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। गाइस, जैसा कि आप उसरी युसरा नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड का बेताबी से इंतजार कर रहे थे, आज मैं आपके लिए उसरी युसरा नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड ऑडियो की सूरत में पेश करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, नॉवल स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, इसे लाइक और शेयर भी कर दिया करें। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। चलें स्टार्ट करते हैं। उसरी युसरा। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। रो रो कर आंखें सूज गई थी, टांगें दुख रही थी, दिल लर्ज रहा था। फिक्र और अंदेशों ने आज सर नो घेरा था। सदमा था, दुख था, अजियत थी। वो जैसे एक बार फिर धोखे में आई थी। जो इंसान उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना सकता था, उसे अजियतों के दोराहे पर ला सकता था, उसे पार्किंग एरिया में छोड़कर जा सकता था, उस पर अपनी शराइत, अपनी मर्जी, अपने इरादे सजा की तरह मुसल्लत कर सकता था, वो उस इंसान पर कैसे भरोसा कर सकती थी? कैसे? ये गलती, ये भूल उससे क्यों कर हो गई थी? उसका ख्याल था वो अपने बच्चे की वजह से अब उसका लिहाज करेगी। ये ख्याल महज एक ख्याल ही था, खुशफहमी का एक तिलिस्म। यहाँ मिसेस शिराजी नहीं थी, यहाँ फारिस वजदान एक बार फिर अपनी असली शक्ल में आ गया था। उसे लंदन आना ही नहीं चाहिए था। सिसकते हुए खुद को कोसा, बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। वो भटकती हुई कभी उस समत जा रही थी और कभी उस समत। रो रो कर अपना हशर बिगाड़ लिया था। ब्रेक लैन का वो रास्ता जिंदगी की तरह हो गया था। कोई मंजिल नहीं थी, बस एक खला रह गया था। वही लोग, वही आंखें, वही दहशत, तन्हाई, खौफ। इतने शोर और इतनी सारी आवाजों में यकायक एक मानूस सी आवाज उसकी समाज से टकराई। उसे लगा उसके कान बज रहे हैं। खौफ के आलम में रुक कर पीछे देखा। उसे अपना नाम एक बार फिर सुनाई दिया। उसने बेइख्तियार घूमकर चारों तरफ देखा। आंसू बह रहे थे तो हर मंजर धुंधला हो रहा था और तब उसकी नजर फारिस वजदान पर पड़ी। वो लोगों को चीरता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। उसने बेसाख्ता फारिस की तरफ कदम बढ़ाए, लम्हे भर के लिए लड़खड़ाई। एक दो लोगों से कंधा मिस हुआ, धक्का भी लगा। वो इतने दुख, इतने सदमे और गुस्से में थी कि उसे फारिस की आंखों में अपने लिए फिक्र, परेशानी और खौफ नजर ही ना आया। वो उसके करीब पहुंचा तो बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ समझे उसके सीने पर मुक्के मारना शुरू कर दिए। आसपास के लोग रुक कर, मुड़ कर उन्हें देखने लगे थे। मैंने कहा था मेरे साथ कोई ड्रामा मत करना। वो रोते हुए उस पर चिल्लाई। मैंने मना किया था, मेरे मेरे साथ इस तरह मत करना। वो इतनी मुश्तिल थी, इस कदर दुख और गुस्से में थी कि खुद पर इख्तियार खो बैठी थी। 2 घंटे से वो इस शदीद सर्दी में भटक रही थी। 2 घंटे एक सजा के नाम हो गए थे। जख्म फिर से उधड़ गए थे, सारे गम ताजा हो गए थे, सारी अजियतें जाग उठी। बचपन से लेकर अब तक सहा जाने वाला हर दुख रग रग में उतर गया। दिलो दिमाग में वहशत फैल गई। रोते कुर्लाते, गुस्सा दिखाते वो जितना लड़ सकती थी वो लड़ी, जितना मार सकती थी उसने मारा। उसे संभालना चाह रहा था मगर वो उसके काबू में नहीं आ रही थी। वो उसे नहीं देख रही थी, उसकी नहीं सुन रही थी। कुछ बेदर्दी और गुस्से से उसके हाथ झटक कर वो पीछे हटना चाह रही थी मगर फारिस ने ऐसा करने नहीं दिया था। वो सड़क के बीचों बीच उसके मजबूत बाजुओं के हसार में मुकीद हो गई थी। अब वो उसे नहीं मार सकती थी, अब वो सिर्फ रो सकती थी और वो रो रही थी। वो अपने नाना को पुकारते हुए बच्चों की तरह रो रही थी। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, अपने आप में छुपाए भारी दिल से कहा। वो आवाज सिर्फ लबों की जुम्बश थी, जन्नत कमाल तक नहीं पहुंची थी। उसका वजूद फारिस के बाजुओं में बेजान हो गया था। वो कितनी देर होशो खुर्द से बेगाना रही, उसे याद ना था। अलबत्ता जब होश आया तब वो बेडरूम में थी। डॉक्टर भी मौजूद था। उसका मुआयना करने के बाद डॉक्टर ने उसे टेंशन और स्ट्रेस से बचाने की खास हदायत की थी। फारिस डॉक्टर से बात कर रहा था तो वो सुर्खो मुतबर्रक
आंखों से उसे ही देख रही थी। वो गर्म कपड़ों के बगैर बाहर नहीं निकलता था, दस्ताने, मफलर और लॉन्ग कोट के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं। मगर जो इस वक्त उसके पास मौजूद था वो स्याह ट्राउजर पर ब्राउन ऊनी स्वेटर में मलबूस नजर आ रहा था। यानी वो जिन कपड़ों में बैठा था उनमें ही उठकर उसे लेने आ गया था। उसके होंठों के दाएं तरफ गाल पर हल्की सी लकीर का निशान था। ये कारनामा उसका था। उसने नजरें हटा ली, करवट बदलकर आंखों पर बाजू रख लिया। आंखें मुकम्मल सुर्ख थी, चेहरा सूता हुआ था। जुकाम की भी शिकायत हो रही थी, बुखार भी हो रहा था। चंद लम्हों के बाद दरवाजा खुलते और बंद होने की आवाज समाज से टकराई। कदमों की चाप बेड के पास आकर थम गई। क्या हम बात कर सकते हैं? फारिस की आवाज परेशानी का पता दे रही थी। खामोशी। इतने सारे इल्जामात की लिस्ट अपने कंधों पर उठाए वो उसके पास बैठ गया। मैंने इसीलिए तुम्हें मना किया था। हाँ, और जब मैं नहीं रुकी तो सोचा उसे सजा देनी चाहिए ताकि आइंदा ये ऐसी हरकत ना करे। रोते हुए कहा। वो किस कदर बदगुमान हो चुकी थी उससे। फारिस से अफसोस उसे देख कर रह गया। तुमने अपना हैंडबैग मेड को क्यों दिया? वो संजीदगी से पूछ रहा था। अगर तुम ऐसा ना करती तो इधर उधर हो जाने पर कम अज कम मुझे कॉल तो कर सकती थी। अगर कॉल ना भी करती तब भी लोकेशन मोबाइल में मौजूद थी। ड्राइवर का नंबर तक मैंने सेव कर दिया था। हुज्जत और दलाइल से बात करके वो उसकी गलत फहमी दूर करना चाहता था। तो तुम अब मुझे ये बताना चाहते हो कि मेरे साथ जो कुछ हुआ इसमें तुम्हारी कोई प्लानिंग नहीं थी? उठकर बैठते हुए वो आंसुओं से लबरेज आंखें उस पर जमाए लड़ पड़ी। मैं भला क्यों चाहूंगा तुम्हारे साथ ऐसा हो? उसे बहुत अंदर तक दुख सा हुआ। ये सवाल तुम मुझसे पूछ रहे हो? जन्नत के लहजे में गम भरा गुस्सा धर आया। आवाज रंधी हुई थी। भूल गए जब तुम मुझे पार्किंग में छोड़ कर गए थे? वो नहीं भूला था, भूल ही नहीं सकता था। मगर जब वो याद दिलाती थी तब ज्यादा तकलीफ होती थी। जब वो जिक्र करती थी तब ज्यादा पछतावा होता था। मुझे पता था तुम ऐसी कोई हरकत जरूर करोगी और तुमने की। मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो रोए जा रही थी। गहरी सांस लेते हुए उसने बेसाख्ता अपने बालों में हाथ फेरा था। उसके दाहिने हाथ की पुश्त पर हल्की सी खराश वाजिया थी। ठीक है, मैं मानता हूँ शुरू में तुम्हारे हवाले से मैं बहुत ज्यादा लापरवाह रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि तुम जब भी घर से निकली हो कभी भी अकेली नहीं थी। मेरा एक गार्ड हमेशा तुम्हारे साथ रहा है, चाहे तुम मॉल में थी या पार्क में या किसी दावत पर या आयमा के साथ किसी गैदरिंग में। मेरे पास तुम्हारे हर एक लम्हे की रिपोर्ट होती थी। मैं नहीं चाहता था कि कोई तुम्हें मेरी वजह से नुकसान पहुंचाए। हाँ, लाहौर में मुझसे गलती हुई। शायद उस वक्त मैं बहुत गुस्से में था। मैंने तुम्हारी सेफ्टी का ख्याल नहीं किया। मुझे लगा तुम अपने रिश्तेदारों में हो, सो कोई मसला नहीं होगा। या शायद मैं इतना अपसेट था तुम्हारे रवैये से कि मैंने उस बात को अहमियत नहीं दी। बहरहाल ये मेरी गलती है। उसकी पूरी बात जन्नत कमाल ने बहुत तहम्मुल से, कुछ दुख और बेयकीनी से सुनी थी। बस एक लम्हे के लिए मुंजमद एहसासात पिघले कि वो अपनी गलती को तस्लीम कर रहा है। मगर उसके बाद यानी मुझे नुकसान पहुंचाने का हक सिर्फ तुम्हारे पास है और कोई मुझे कुछ ना कहे? बुढ़ाई हुई आवाज, आंसू मुतवारम गिर रहे थे। फारिस ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला सदमे से और फिर बंद कर लिया। वो जन्नत कमाल से नहीं जीत सकता था इस हालत में, इस मामले में, इस सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने ये नहीं कहा, मैं तो यही समझी हूँ। वो सिसक पड़ी। उसने हार मानने वाले अंदाज में अपने हाथ उठाए, ट्रे उसके करीब रखी और उठकर बाहर चला गया। बंद दरवाजे के उस पार वो भारी दिल के साथ कितनी ही देर तक जगह खड़ा रहा था। जन्नत की सिसकियां थम चुकी थी, उसका रोना बंद हो चुका था। अब सिर्फ खामोशी थी जो उसके आसपास हर तरफ ठहर गई थी। वो दरवाजा धकेल कर अंदर आ गया। जन्नत सो चुकी थी, रो रो कर आंखें सूजी हुई थी, नाक सुर्ख, कहीं कहीं आंसू हनूज पलकों पर ठहरे थे। सूप उसने नहीं लिया था, कपड़े भी नहीं बदले थे। एक तासुफ भरी नजर उस पर डालते हुए उसने बेहद एहतियात से सर के नीचे तकिया रखा, लिहाफ दुरुस्त किया और ट्रे उठाए किचन में आ गया। फिर उसने मिसेस शहराजी को कॉल की। वो छोटी छोटी बातों पर अच्छा खासा सीन क्रिएट कर देती है, रोने लग जाती है। पूरा हवाला देने के बाद कुछ फिक्रमंदी से वो उन्हें बता रहा था। बस उसके चील की तरह झपटने वाली बात गोल कर गया था। मूड स्विंग्स हो गए। प्रेगनेंसी में ऐसा होता रहता है।
तुम अपना रवैया ठीक रखो। मेरा रवैया ठीक है मम्मी, उसका ठीक नहीं हो रहा। वो कुछ परेशान लग रहा था। कुछ भी गलत हो जाए उसे लगता है मैंने जानबूझ पकड़ किया है। तुम उसकी जगह होते तो तुम भी यही करते। मैं शिकवा तो नहीं कर रहा। वो सर झुका गया। मुझे बस दुख होता है जब वो मेरी नीयत पर इस तरह शक करती है। तुम भी करते थे बेटा। बात तलख थी मगर सच थी। उसने तस्लीम करते हुए इस बात में सर को जुम्बश थी। हाँ, वो भी तो करता था। उसकी मोहब्बत, अनायत, फिक्रमंदी सब उसे ड्रामा, ढोंग लगता था और वो कितने धड़ल्ले से उसके मुंह पर कह देता था, उसकी बेइज्जती कर देता था। वो उसकी दौलत, उसकी वजाहत, उसके स्टेटस के लिए अपनी इज्जत नफ्स की भीड़ चढ़ा रही है। मतलब और फायदे के लिए उसके आगे पीछे फिर रही है। उसे अपने लफ्ज याद आते थे, अपना रवैया, लहजा, नफरत, बेरुखी। वो खुद को खुद ही माफ नहीं कर पा रहा था तो वो कैसे कर सकती थी। वो मुझ पर कभी ट्रस्ट नहीं करेगी। आवाज दिल की थी। दिल मायूस हो रहा था। ऐसा सोचते रहे तो कभी नहीं करेगी। उसने सर उठाकर अपनी माँ को देखा। अगर तुमने अपने इरादे और फैसले बदले हैं तो वो भी जरूर बदलेगी। उनकी ये बात सुनकर वो बिल्कुल खामोश हो गया। अगर मजीद गड़बड़ हो गई तो खदशे का इजहार कर दिया। फिर समझ लेना, नसीब का लिखा कोई नहीं टाल सकता। मम्मी, उसने सटपटा कर उन्हें देखा। वो धीरे से हंस दी। अपने रिश्तों की फिक्र करता हुआ, अपनी जिंदगी को समझता हुआ, अपना आप किसी और में तलाशता हुआ वो उन्हें फिक्रमंद सा अच्छा लग रहा था। वो इस तब्दीली पर जितना शुक्र करती कम था। परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा, उन्होंने तसल्ली दी। मिसेस शेराजी से बात करके बाहर आया तो शॉपिंग बैग से झांकता डायनासोर उसे अंदर तक सुलगा गया। उस एक चीज की वजह से इतने फड्डे हो गए थे। इसकी जोजा मोहतरमा पूरे 2 घंटे परेशानी में गुजर आई थी और कसूर फिर भी उसका था। मुजरिम फिर भी वही था। अपने बालों में उंगलियां चलाता वो लाउंज के सोफे पर जा लेटा। उसकी हर काम से दिलचस्पी तकरीबन खत्म हो चुकी थी। अब वो गहरी नींद सोना चाहता था मगर जानता था नींद उसे नहीं आएगी। इस हालत में, इस कैफियत में, इस परेशानी में तो बिल्कुल भी नहीं। और अंदर उसे मुकम्मल बेआराम करके जन्नत कमाल नींद की गहरी वादियों में उतरी हुई थी। सरसब्ज मैदान के वस्त में बाजू फैलाकर भागते हुए उसने ऊपर, बहुत ऊपर आसमान की तरफ देखा था। रिमझिम बारिश बरस रही थी। उंगली जितने एक नन्हे से कप को होंठों से लगाकर चाय पीने की अदाकारी करते नाना ऐन उसके सामने बैठे थे। हवाएं यकायक तेज हो गई थी। हर सू धुंध फैलने लगी थी। खिड़कियां तारीक हो रही थी। रोशनियां एक एक करके गुल होने लगी थी। वो नाना के घर थी और पल झपकते ही अपने घर पहुंच गई थी। और फिर वही मंजर, शदीद गर्मियों की दोपहर, सुर्ख ईंटों का फर्श, सीढ़ियों पर उसके सामने खड़ा हुसनैन, टूटती बिखरती एक गुड़िया। वही मंजर, वही तकलीफ, वही दर्द और फिर वही गुड़िया को बचाने की जुस्तजू। मगर अब के मंजर बदला था। अब की बार सीढ़ियों से फिसलता वजूद हुसनैन का नहीं, उसका था। वो चीखी थी और फिर चीखती चली गई थी। जन्नत, बाजू से पकड़कर किसी ने झंझोर कर उसे जगाया था। एक झटके से उसकी आंख खुल गई थी। आंखें आंसुओं से मुकम्मल भरी हुई, सांस चढ़ा हुआ, रंगत उड़ी हुई। उसने बामुश्किल सांस लेते हुए खुद पर झुके चेहरे को देखा। वो फारिस था। वो खुद से बेदार नहीं हुई थी। उसे जगाया गया था। उसके सहारा देने पर वो लड़ते वजूद के साथ उठकर बैठ गई थी। तनफ्फस भारी था। पेशानी अर्क आलूद हो रही थी। वो वहशत ज़दा सी बौखलाई हुई थी। बेड से उतरकर वो उसके लिए पानी का गिलास ले आया। उसने गिलास थामना चाहा तो हाथ बुरी तरह कपकपा रहे थे। फारिस ने गिलास अपने हाथों में रहने दिया। उसने यूं पानी पिया जैसे सदियों की प्यासी हो। ना हालत संभली, ना आंसू थमे। वजूद सिसकियों की जद में रहा। असर ख्वाब का था। वो अपनी हकीकत से भी आजुर्दा हो रही थी। मुझे अकेला छोड़ दो अब, अपनी हथेलियां मसलते हुए आवाज रंधी हुई थी। अब तक उसने बहुत मजबूती दिखाई थी। अपने खौफ को हमेशा छुपा कर रखा था। कभी आपे से बाहर नहीं हुई थी।
मगर अब जो ब्रेक लैन में हुआ था और इस वक्त भी जो उसकी हालत हो रही थी, उसके बाद वो फारिस वजदान को अपने आसपास नहीं देखना चाहती थी। मगर वो खड़ा रहा, उसके पास, उसके बिल्कुल करीब। वो हमेशा की तरह उसकी नींद में खलल डालने के बाद बहुत खामोशी से कमरा छोड़कर स्टडी रूम में छुप जाती थी। अब ऐसा करने की सकत रही थी, ना ताकत मौजूद थी। सुना नहीं, मैंने तुमसे क्या कहा है? सर उठाकर सख्त लहजे में कहा। आवाज बेहद कमजोर थी, मगर वो अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिला था। अपने गिर्द बाजू बांधे वो दाएं तरफ झुककर अपना चेहरा छुपा गई। वो उसके बराबर में बेड पर बैठ गया। मेरी तरफ देखो। मगर उसने नहीं देखा। जन्नत, उसका लहजा नरम था। जन्नत ने रुख बदला, ना सर उठाया, और दूसरे ही पल उसने बहुत नरमी से बाजू फैलाकर उसे अपने हसार में ले लिया था। उसकी इस हरकत पर लम्हे भर के लिए थमी थी, फिर सकते में गई थी। बायक वक्त कई लम्हे आंखों में ठहर गए, कई मंजर एहसासात का लिबादा ओढ़े हकीकत का रूप धार गए। फारिस ने बहुत नरमी से जन्नत कमाल की पेशानी अपने कंधे से मस की और उसकी हिचकियां बंद गई। वो एहसास, वो लम्स, वो गिरफ्त वैसी ही थी जैसी उसके नाना की हुआ करती थी। मोहब्बत और सुकून का एहसास दिलाती हुई, तसल्ली और तशफीक कराती हुई। ख्वाब ही तो था, वो बोला। वो सिर्फ ख्वाब नहीं था, वो सिसक पड़ी। अपने तमाम इख्तलाफ, अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी एक तरफ रखे उसका हाथ थाम चुकी थी, बहुत मजबूती से, सख्ती से, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो नाना का हाथ पकड़ा करती थी। फारिस के दिल को कुछ हुआ। अपने किसी ख्वाब के असर से निकलना उसके लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा, उसका अंदाजा जैसे आज हो रहा था। उसे वो वक्त याद आया जब उसने जन्नत को कमरे से निकाल दिया था और वो दरवाजा बजाते हुए उसकी मिन्नत कर रही थी, वो उसे अंदर आने दे। उस रात उसने दरवाजा नहीं खोला था। उस रात उसकी हालत ज्यादा खराब थी। वो ज्यादा खौफजदा थी, ज्यादा परेशान थी। उसकी समझ में नहीं आया वो अब उसका खौफ कैसे कम करे। लफ्ज कम पड़ गए थे, जहन खाली हो गया था। कहीं बाहर चले, उसने कहा। इस वक्त? हाँ। उसने जन्नत के हाथ पर नरमी से गिरफ्त बढ़ाई। उसने नफी में सर हिलाया। वो चाहती थी वक्त रुक जाए, सब ठहर जाए, बस ये एहसास बाकी रहे, ये कैफियत ठहरी रहे। वॉक करते हैं या कोई मूवी देख लेते हैं। नाना भी उसे बहलाने को ऐसे ही कहा करते थे, ऐसे ही उसका हाथ थपथपाया करते थे, उसे कंधे से लगाया करते थे। वो उनके मजबूत कंधे से पेशानी टिकाती थी तो दुनिया का हर गम, हर तकलीफ उनके हसार में आते ही खत्म हो जाती थी। अब भी यही हुआ था। फारिस वजदान में नाना आ गए थे, फारिस वजदान में मोहब्बत आ गई थी, तारहम आ गया था। कैफियत समझ से बाहर हो गई, उसकी सिसकियां भरती गई। मैं खाना लगाता हूँ, तुम कुछ खाए बगैर ही सो गई थी, कहीं मत जाओ प्लीज। वो रुक गया। उसकी धीमी धीमी सिसकियां उसकी अजियत बढ़ाने लगी। वो सिर्फ एक ख्वाब था, खत्म हो गया। नरमी से एक बार फिर समझाया। फारिस वजदान क्या जाने कि इस बार वो सातें इसी अंदाज में गुजरती थी और बार बार गुजरती थी। ख्वाब तो एक बहाना था, हकीकत अपना आप दोहराने आती थी। चंद लम्हों के बाद वो कुछ हद तक संभल कर आंसू साफ करते खुद ही अलग हो गई। मैं खाना लगाता हूँ, वो उठकर चला गया। जन्नत कुछ देर तक ऐसे ही बैठी रही, फिर खुद को संभालते हुए उठकर बाहर आ गई। घर तारीख था, मगर ओपन किचन की तमाम बत्तियां रोशन थी। वो काउंटर टेबल के उस पार फारिस वजदान को फ्रिज से कुछ निकालता देख सकती थी। आहट पर उसने मुड़कर जन्नत को देखा। हैव अ सीट प्लीज, उसने इशारा किया तो चेहरे की इतराफ में मंडलाती लिटों को पीछे अरसती वो हाथ धोने के बाद कुर्सी खींच कर बैठ गई थी। शहद रंग बाल पुश्त पर सीधा गिर रहे थे, आंखें सूजी हुई कुछ मुतवरम सी लग रही थी। कुछ देर पहले वाली कैफियत नहीं रही थी, मगर तासुरात अभी भी वैसे ही थे। वो माइक्रोवेव ओवन में खाना गर्म करते हुए मेज पर तरतीब से रखता जा रहा था। उसे अदराक हुआ वो भूखी सोई थी, तो खाना फारिस ने भी नहीं खाया था। शुरू करो। फ्राइड चिकन, फ्राइड राइस, पिज्जा और मुख्तलिफ चीजें उसके सामने रख रहा था। उसने अपनी प्लेट करीब कर ली, कोई भी बात किए बगैर खामोशी से खाना खाने लगी। जरा सी नजर उठाकर उसे देख लेती। क्या वो शुरू से ऐसा था या अब हो गया था? नफरत कहाँ गई थी? हकारत कहाँ छुपी थी? चालें ऐसी तो नहीं होती, मंसूबे इस तरह के तो नहीं होते। कुछ चाहिए?
उसे यूं अपनी जानिब देखता पाकर उसने पूछा था। उसने नफी में सर हिलाते हुए नजर हटा ली। खाना खाने के बाद वो इस्तेमाल शुदा बर्तन धो रहा था, तो वो भी बचा हुआ खाना फ्रिज में रखने लगी थी। इसके बाद उसने कॉफी बनाने का इरादा किया तो फारिस ने रोक दिया। मैं चाहूंगा अब तुम रेस्ट करो, मुझे नींद नहीं आएगी। वो उसकी तरफ देखने बिना बोली। आ जाएगी। बर्नर बंद करके उसकी कलाई थामे उसे कमरे में ले आया। उसके कहने पर सर दर्द और बुखार की गोली लेकर वो सोने के लिए लेट गई थी। शायद उसे 5 मिनट लगे थे, 10 मिनट या शायद 15 मिनट। अपने अंदर के खौफ से लड़ते वो नींद की वादियों में उतर गई थी। फारिस ने एक बार फिर उसकी पेशानी को छूकर देखा। हल्का सा बुखार था, लेकिन वो नींद में अब मुकम्मल पुरसुकून थी। वो भी सुकून में आ गया था। बाहर तारीकी में वक्फे वक्फे से बिजली चमकने लगी थी। ग्लास वॉल्स पर कहीं कहीं बारिश के नन्हे नन्हे कतरों में शहर की रोशनियां मुनक्कस हो रही थी। वो अपने लिए कॉफी बनाकर ग्लास वॉल्स के सामने जा खड़ा हुआ। बिजली एक बार फिर चमकी थी। हर तरफ अंधेरे भर गए थे। अगली सुबह उसकी आंख 9 बजे खुली थी। कमरे में उसके सिवा कोई ना था। दीवार गिर खिड़कियों के पर्दे सिमटे हुए थे। आसमान सुरमई बादलों से ढका हुआ था। हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही थी। और फिर जहन में नींद से महव हो जाने वाला हर दुख, हर किस्सा, हर कजिया फिर से वाजिया हो गया था। वो ब्रेक लेन में खो गई थी। उसने फारिस वजदान से लड़ाई की थी। वो ख्वाब में डर गई थी। और फिर वो एहसास उसने भीगी आंखों को मसल डाला। नई सुबह की शुरुआत आंसुओं से नहीं होनी चाहिए। गला खनकार कर, गला थपथपा कर खुद को कंपोज किया। हर मनफी ख्याल को झटक दिया। उसने उठकर वार्डरोब से कपड़े निकाले, नीम गर्म पानी से शावर लेकर फ्रेश हुई, बादलों को ड्रायर से खुश्क करके खुला छोड़ दिया। सफेद ट्राउजर पर गुलाबी रंग की कमीज और उस पर गुलाबी ही रंग का ऊनी स्वेटर जेब तन किए वो कमरे से बाहर आई तो खिलाफे मामूल आज मेड नहीं आई थी। किचन में नीली जीन्स पर सफेद रंग के ऊनी स्वेटर में मलबूस फारिस नाश्ते का इंतजाम खुद देख रहा था। उसे शदीद हैरत हुई, मगर खुद से गुफ्तगू का आगाज किए बगैर वो किचन में चली आई। अपने लिए गिलास में पानी डालकर पिया। एक सरसरी सी निगाह मेज पर धीरे से नाश्ते के लवाजमात पर डाली। हाफ फ्राई, एग टोस्ट, मैंगो शेक, केक, चाय। गुड मॉर्निंग। फारिस का रवैया वैसा ही था जैसा हर सुबह होता था। हालांकि गुज़श्ता शब ब्रेक लेन में जो सीन उसने पेश किया था, उसके बाद इस रवैये की कतई कोई गुंजाइश नहीं बनती थी। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? वो कांच के गिलास में मैंगो शेक डालते हुए बोला। बेहतर है। वो खाली गिलास पर पियानो के से अंदाज में उंगलियों को जुम्बश दे रही थी। बैठो। अपनी कुर्सी संभालते हुए उसने जन्नत को बाएं हाथ से इशारा किया। एक और खराशनुमा सुर्ख लकीर नजर आ गई। जन्नत अपनी इस हरकत पर जी भर कर शर्मिंदा हुई। पता नहीं उसे क्या हुआ था। उसने ऐसा पहले तो कभी नहीं किया था। और फिर जब याद आया वो उसे एक अदद थप्पड़ से भी नवाज चुकी है तो निचला लब दांतों तले आ गया। दिल शर्मिंदा था, दिमाग फौरन से डट गया। इस थप्पड़ का तो खैर वो बहुत मुस्तहिक था, बहुत ज्यादा। लेकिन अब के जंगली बिल्ली की तरह उसने हमले की जो कोशिश की थी, इस पर दिमाग भी उसकी साइड नहीं ले रहा था। अब हवास पूरी तरह से बहाल थे तो उसने कुछ खौफ, शर्मिंदगी और परेशानी के मिले जुले तासुरात के साथ उसे देखा था। फारिस ने अभी तक गुस्सा नहीं दिखाया था, ना ही नाराजगी का इजहार किया था। वो इसकी हालत के पेश नजर खामोश रह गया था, मगर भूला तो हरगिज नहीं होगा। फिर उसे याद आया उसने रात भर उसका कितना ख्याल रखा था और कैसे उसे खौफ बड़ी कैफियत से निकाला था। लेकिन इसका मतलब ये तो हरगिज नहीं कि वो सजा का नहीं सोच रहा होगा। वही वहमे, वही सरगोशियां, वही बेएतबारियां और वही सवाल। एक एक हरकत का हिसाब लेने वाला अब इतनी बड़ी बात कैसे नजरअंदाज कर गया। अब के सर उठाया तो निगाहें फारिस से दो चार हुई। नहीं, मैं इंतकाम लेने का नहीं सोच रहा और ना ही मैंने खाने में जहर मिलाया है। और जन्नत का दिल चाहा जमीन फटे और वो इसमें समा जाए, लेकिन अपने तासुरात से बिल्कुल जाहिर नहीं होने दिया कि ऐसी कोई ख्वाहिश उसके अंदर जाग चुकी है। चाहो तो खाना चाख कर देख लो शहजादी साहिबा। उसकी आंखों में शरारत थी। वो उसकी कैफियत से हिज उठा रहा था। अंदर ही अंदर वो बहुत सारा चीखी, लेकिन बाहर से खुद को कंपोज किए संजीदा सी खड़ी रही। जिस दिन
जहर दोगे उस दिन चखने की बात भी नहीं करोगे। बड़ी मजबूती दिखाकर कुर्सी खींच कर बैठ गई। वो उसकी हाजिर जवाबी से मुतासिर हुए बिना ना रह सका। हाँ, अब वो ठीक थी। फारिस को तसल्ली हुई। मेरी वाइफ कितनी जीनियस है। उसने तंज नहीं किया था, मगर जन्नत को वो अच्छा खासा तंज ही लगा। ऊपर से उसकी मुस्कुराहट वो नजर हटा गई थी। एक टोस्ट खाने के बाद उसने केक का पीस और मैंगो शेक अपने करीब कर लिया। फारिस की खामोशी नजरें उस पर जमी हुई थी। उसने फोर्क से केक का हिस्सा काट कर मुंह में डाला। फारिस वजदान को 7 साल जन्नत एक झलक की तरह नजर आई। आंखें मटकाकर, हाथ झुलाकर केक और मैंगो जूस से इंसाफ करती, बेतहाशा बातें करते हुए, मगर जो सामने बैठी थी बिल्कुल खामोश, कुछ हद तक उदास, बहुत हद तक परेशान। ऐसे क्या देख रहे हो? वो कुछ जुजबुज हुई। जब मैं 14 साल का था तो एक छोटी सी बच्ची मेरी जबरदस्ती की मेहमान बनी थी। वो अपने कप में चाय डालने लगा। उसकी ख्वाहिश थी उसकी खातिर मदारत मैंगो जूस और केक से की जाए। भला कोई मेहमान ऐसे कहता है? टी पॉट पर रखकर अपना कप उठा लिया। वो बहुत बतूनी थी, बहुत ज्यादा। मैं चाहता था वो अपना जूस और केक जल्द खत्म करे ताकि मैं उसे वापस उसके घर छोड़ आऊं, मगर वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता खा रही थी, तो मैंने उसका केक और जूस खुद ही खा लिया। जन्नत ने सर उठाकर उसे देखा। तब भी जालिम थे। तवक्का के ऐन मुताबिक उसे तब चढ़ी। वो मुस्कुराती निगाहों से उसे देखता रहा। अब मैं 2-3 घंटों तक उसके साथ बाउंड होकर तो नहीं बैठ सकता था। फिर वो बहुत शरारती और एक्टिव थी। मुझे उस पर बाकायदा नजर रखनी पड़ रही थी, तो इसलिए बेहतर था मैं इसे घर छोड़ा। उसने कंधे उचकाकर अपनी पोजीशन क्लियर की। जन्नत ने उसे यूं देखा जैसे कह रही हो तुम्हारा कोई इलाज नहीं। वैसे तुम कैसी थी बचपन में? मैं? वो उसके इस तरह अचानक पूछने पर घर भरा गई। हाँ तुम। मैं रुक कर कुछ सोचा। एक ही लम्हे में बचपन और लड़कपन की बहुत सी बातें, किस्से, वाकयात, नाना की डांट और शरारतें याद आई थी। मैं तो बहुत डिसेंट बच्ची थी, बिल्कुल शोर नहीं करती थी, ना ही शरारती थी, और इतना कम बोलती थी। नाना के सब दोस्त मेरी तारीफ करते थे। लब भींच कर फारिस ने अपनी मुस्कुराहट जब्त कर ली। अच्छा, उसका अच्छा जरूरत से कुछ ज्यादा लंबा हो गया था। हाँ तो और क्या, यानी अगर हमारी बेटी हुई तो वो तुम पर जाएगी, खामोश, पुरसुकून, शरारतें शरारतें भी नहीं करेगी, बोलेगी बहुत कम, बिल्कुल। फौरन से सर हिलाया, फिर हिलाकर पछताई। सारी गुफ्तगू बच्चे की तरफ मुड़ गई थी। बेटा मुझ पर जाएगा। फिर फारिस ने कुछ सोच कर कहा, मुझे खरूस औलाद नहीं चाहिए। वो बेसाख्ता कह गई। वो उसके अंदाज और लहजे पर धीरे से हंस दिया। जन्नत कमाल ने उसे लम्हे भर के लिए मबहूत होकर देखा। वो हंसते हुए कितना अच्छा लग रहा था। फौरन ही नजरें हटाई। कोई पैदाइशी खरूस थोड़ी ना होता है, वक्त और हालात बना देते हैं, वो कह रहा था। मैं तो नहीं बनी। और वो रुक गया। हाँ, यही तो इसकी खूबी थी। उसने हालात को कभी भी अपने रवैये और शख्सियत पर हावी होने नहीं दिया था। वो तलखियों से गुजर कर भी अपनी जिंदगी के लिए तलख नहीं हुई थी। फोर्क से केक का टुकड़ा मुंह में डालते हुए जन्नत ने सटरा दांतों तले दबाया। फारिस को लगा यही मुनासिब वक्त है, नई इब्तिदा के लिए पहल कर लेनी चाहिए। दोस्ती करोगे मुझसे? बहुत अच्छा लड़का हूं मैं, सारी उम्र साथ निभाऊंगा। जन्नत की धड़कन मिस हुई। सवाल बहुत अचानक और गैर मुतवक्का था। ऑफर भी वैसी ही हैरान कुन थी। उसका जुमला दोहरा रहा था, उसकी जगह पर आकर उसकी निगाहों में आ रहा था। उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। और ये दोस्ती की ऑफर तुम कितनी लड़कियों को कर चुके हो? भूमे स्केर कर तनदही से घूरते हुए कहा, बिल्कुल फारिस वजदान के अंदाज में। और ऐसा करते हुए उसे वो बहुत अच्छी लगी। तुम पहली हो और तुम ही आखिरी हो। जन्नत का दिल जोरों से धड़का, हैरत आंखों में समा गई। दिल चाहा झट से अदीना जुबैर को इस दावे पर ला पटखे, मगर फिर रुक गई। बात दोस्ती की थी, मोहब्बत की तो नहीं। सोचूंगी, लापरवाही से इतरा कर कहा, फिर केक का आखिरी टुकड़ा मुंह में डाला। अब वो पहले से काफी बेहतर लग रही थी। कितना सोचोगी? जितना भी सोचूं, तुम्हें इससे क्या? फारिस ने तायद में सर हिलाया। बहुत ज्यादा सोचने में वो हक बजानी थी। उसे कोई एतराज ना था। 5 बजे तैयार रहना, कहीं बाहर चलेंगे। वो किचन का बखेड़ा समेट रही थी जब फारिस ने आकर कहा। ख्याल था शायद वो अब भी गुस्सा या नाराजगी दिखाएगी या कोई तलख बात जरूर करेगी, मगर उसने कुछ ना कहा, बस रुक कर उसे देखा।
थ्री पीस सूट में मलबूस वो मुकम्मल तैयारी के साथ स्याह रंग का लॉन्ग कोट बाजू पर डाले, दूसरे हाथ में मोबाइल उठाए खड़ा था। वेस्ट फील्ड मॉल चलेंगे शॉपिंग के लिए, बाहर खाना खाएंगे, मौसम कुछ सर्द है और बारिश का भी इम्कान है, तो आउटिंग के लिए कुछ दिन इंतजार कर लेते हैं। वो रुख बदल कर फिर से बर्तन धोने लगी। फारिस भी कुछ लम्हों तक खामोश रहा, जाने उसके तासुरात अब कैसे थे, एहसासात और कैफियत कैसी हुई थी। मजाज तो उसके लम्हों में बदलते थे, किसी लम्हे बहुत ज्यादा खुश, किसी पल बहुत ज्यादा उदास, लेकिन उसकी खामोशी में फारिस वजदान को उनाद या खुफगी का तासुर नजर नहीं आ रहा था, और ये एक खुश आइन बात थी उसके लिए। अपना ख्याल रखना, उसने कोट पहनते हुए जन्नत कमाल से कहा, और जन्नत कमाल ने कुछ ही देर बाद ऑटोमेटिक दरवाजे खुलने और सिग्नल के साथ बंद होने की आवाज सुनी। झाग ज़दा हथेली खोलकर वो होंठों तक लाई, फूंक मारकर उड़ाया, फिर धीरे से गुनगुनाती बकिया काम समेटने लगी। वेस्ट फील्ड लंदन मॉल के किड्स सेक्शन में गुलाबी और आसमानी रंग की अशिया का ढेर था, जो जन्नत कमाल की ट्रॉली में इकट्ठा हो चुका था। वो तो बहुत सोच समझ कर चीजें उठा रहा था, मगर जन्नत का बस नहीं चल रहा था पूरा शॉपिंग मॉल खरीद ले। वो उसकी एक्साइटमेंट, उसका जनून, उसकी खुशी देखकर मुस्कुराता ही रहा। वो दो रंगों की चीजें खरीद रही थी कि अगर बेटा हुआ तो बेटी के लिए खरीदी जाने वाली अशिया चैरिटी कर देगी, और अगर बेटी हुई तो फिर बेटे के लिए खरीदा जाने वाला सामान खैरात में जाएगा। और अगर ट्विंस हुए तो? फारिस ने सवाल किया। वो लम्हे भर के लिए थमी। ये तो उसने सोचा ही नहीं। उसे उलझा कर वो मुतबस्सम चेहरे के साथ रुख मोड़ कर कुछ और देखने लगा। तब हम आधी चीजें रखेंगे और आधी चैरिटी कर देंगे, उसके पीछे जाकर कहा। बेध्यानी में वो हम कह गई। ठीक है, हम जोर देकर ऐसा ही करेंगे। मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ, सटपटाकर तस्सीह की। नहीं, तुम हमारी बात कर रही हो। वो जब्त करके रुख बदल गई। और अगर ट्रिपल्स हुए तो? कुछ देर बाद पीछे से आवाज आई। गहरी सांस लेकर जन्नत ने रुख मोड़ा। वो आंखों में शरारत लिए स्टैंड पर लटके 9 मौलूद बच्चों के कपड़ों में सर दे रहा चुका था। पहले 1, फिर 2, फिर 3, कुछ देर बाद कहोगे 4, उसने घूरा। इस बार ट्विंस ठीक हैं, वो बोला। इंशाल्लाह अगली बार ट्रिपल्स। मेरे साथ ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो तुम। कुछ और समझ में नहीं आया तो डांट कर चली गई। वो हंस दिया। ये बात एक बीवी अपने शोहर से कह रही है, वही शोहर जो कुछ अरसे तक कहता रहा मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। आखिरी जुमले में भरपूर नकल उतारी, मगर वो अब नहीं कहता। जैकेट की जेबों में हाथ डाले उसके पीछे था, मगर मुझे तो अभी भी सुनाई देता है। वो ट्रॉली धकेलती जा रही थी। फिर तुम उसके दिल की नहीं सुन रही हो। मैं सुनना भी नहीं चाहती। वो जेरे लब मुस्कुराते हुए उसके पीछे रहा। वैसे नाम के बारे में क्या सोचा है मिस्टर शिराजी? वो जब्त करके उसकी तरफ मुड़ी। शायद आप भूल रहे हैं, मैंने दोस्ती की ऑफर अभी कबूल नहीं की है। कर लो, फिर इतना तंग नहीं करूंगा। उसका लहजा सुलह जो था। यानी तुम मानते हो तुम मुझे तंग कर रहे हो? लब भींच कर पूछा। मैंने ऐसा तो हरगिज नहीं कहा। वो साफ मुकर गया। दोनों हाथ कोट की जेबों में थे। मफलर उसने आदतन गर्दन के गिर्द होंठों तक ओढ़ रखा था, सो वो बस उसकी आंखों से झलकती शरारत ही देख सकती थी, मुस्कुराहट हरगिज नहीं। तुम जरा देर के लिए वहां बैठ नहीं सकते? उसने जिच होकर हाथ से उसके पीछे इशारा किया, जहां एक अदद गोरा शोहर बेंच पर बैठा गेम खेल रहा था। बीवी शॉपिंग में कहीं मसरूफ हो गई। हाँ हाँ, ताकि तुम दोबारा गुम हो जाओ और फिर वही शोर मचाओ। तुमने जानबूझकर मुझे गुम किया। तुमने जानबूझकर ये किया वो किया। तुम जालिम, ड्रामेबाज, धोखेबाज, झूठे फ्रॉडिये। अब उसकी नकल उतार रहा था। गुस्से के बावजूद जन्नत सटपटा गई। चेहरा खुफत से सुर्ख पड़ा। दाहिना हाथ एक पल के लिए शर्मसारी से आंखों पर रखा, फिर लब भींचकर उसे एक खतरनाक किस्म की घूरी दी। अदील मुझे मशवरे दे रहा था सर मैम के मोबाइल में ट्रैक ऐप इंस्टॉल कर लें। उसे नहीं मालूम उसकी मैम खुद गुम होने से पहले तसल्ली से अपना मोबाइल गुम करती हैं। वो लबों पर मुबहम सी मुस्कुराहट सजाए रुख बदलकर नन्हे मुन्ने जूतों को देखने लगा। मफलर उसने गर्दन पर ठहरा लिया। सामने टोडलर्स का सेक्शन था और फिर उससे आगे छोटी बच्चियों के खिलौने रखे थे।
खिलौनों में गुलाबी रंग का एक मिनी किचन सेट इनमें नुमाया था और बेहद नुमाया था। फारिस के कदम जामद, हाथ बेजान हुए, निगाहें उसी मुकाम पर जम गई। जन्नत की नजर उस पर पड़ी तो अपनी जगह रुक गई। फारिस की आंखें वीरान, चेहरा हर तासुर से बिल्कुल आरी हो चुका था। लबों पर मुस्कुराहट नहीं थी, आंखों में जिंदगी नहीं थी। उसके साथ उस मॉल में उसके हमरा जैसे अब कहीं नहीं था। उसने सर उठाकर उसकी तरफ देखा, जिस समत फारिस की निगाहें ठहरी थी, मगर वहां कोई ना था, कुछ ना था। ऐसी ही एक हालत उसकी पहले भी हुई थी, शायद कार एक्सीडेंट के वक्त, बुआ के घर के सामने, बारिश के दौरान, शायद तब जब उसने अदीना जुबैर का जिक्र किया था। लेकिन नहीं, ये तासुर मुख्तलिफ था, इन सब से मुख्तलिफ। करीब आकर उसके बाजू पर आहिस्तगी से हाथ रखा। न जमूद टूटा, न वो अपने ख्याल से बाहर आया। फारिस, हलाकर आवाज दी। तलीसम टूट गया, दरवाजे बंद हुए, शोर थम गया, आवाजें खत्म हो गई। फारिस ने कुछ चौंक कर उसकी तरफ देखा। जन्नत ने अपना हाथ हटा लिया। वो 3 मिनट तक मुसलसल एक ही जगह पर नजर जमाए इतराफ से यकसर बेनियाज खड़ा रहा था। वो जाहिर ना भी करती तब भी ये वाजिया था, वो परेशान हुई थी। हाँ बोलो, उसकी तरफ मुतवज्जा था, मगर पूरी तरह से बिल्कुल नहीं। कुछ नहीं, काउंटर पर जाना है, उसने कह दिया। बस, और कुछ नहीं लेना? उसने अपने कपकपाते हाथ कोट की जेबों में डाल लिए थे। जन्नत ने नफी में सर हिलाया। वो अपने वॉलेट से क्रेडिट कार्ड निकालते हुए ट्रॉली धकेलता काउंटर की तरफ बढ़ गया। जन्नत कमाल ने उसके पीछे चलते हुए एक बार फिर उसी समत देखा, मगर उसे कोई भी ऐसी शय या कोई भी ऐसा शख्स नजर ना आया जिसने कुछ देर के लिए फारिस वजदान को फरीज कर दिया था। उसे अपना वहम गर्दानते हुए वो सर झटक कर आगे बढ़ गई थी। शॉपिंग के बाद उसे हलाल फूड्स रेस्टोरेंट में ले आया। उसकी आमद का सुनकर सूटेड बूटेड मैनेजर खुद मेन्यू कार्ड लेकर आया। आओ भगत देखकर जन्नत ने खुद ही अंदाजा लगा लिया वो यहाँ का रेगुलर कस्टमर होगा या फिर मालिक के साथ उसके गहरे मुरासिम हुए होंगे। वो मेन्यू कार्ड उठाए ऑर्डर नोट करवा रहा था और वो अपने आसपास निगाहें दौड़ा रही थी। स्याह और गोल्डन थीम में रेस्टोरेंट का इंटीरियर वाकई में बहुत खूबसूरत था। उसे बहुत अच्छा लगा। उसने तस्वीरें खींचकर मिसेस शेराजी को भी सेंड की। आसपास दूसरी मेजों पर और भी बहुत सी मुस्लिम फैमिलीज नजर आ रही थी। तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर अब तुमने किस नाम से सेव कर रखा है? खाना सर्व कर दिया गया तो फारिस ने पूछा। किसी नाम से नहीं, बेनियाजी से बोली। फारिस की निगाहें मेज पर उसके बराबर में रखे मोबाइल पर पड़ी। अगर अभी जो वो कॉल करे तो यकीनन स्क्रीन पर नाम उभर आएगा। उसे वो नीले पीले दिलों वाला कागजी हस्बैंड याद आया। पहले वाली जन्नत याद आई। तब उसे कागजी शोहर मानकर ही बहुत खुश थी। ये तो मेरे साथ नीरी ज्यादती है। जन्नत ने सर उठाकर उसे देखा। अच्छा, तुम्हारे साथ ज्यादती है? भला कैसे? जब कागजी शोहर था तब अहमियत थी, अब असली शोहर हूं तो अहमियत तुम्हारी उस वक्त भी नहीं बनती थी। उसने झट से कहा। मैं पागल थी जो ये सोच रही थी तुम्हारे दिल में जगह बना लूंगी। ये तो मुझे बाद में पता चला, तुम्हारा तो सिर्फ दिमाग है, दिल तो सिरे से है ही नहीं। वो चम्मच मुंह तक ले जाते हुए एक लम्हे के लिए रुका था, बस एक लम्हे के लिए। रेस्टोरेंट की रोशनियों में उसकी आंखों में हुज़न की मुबहम सी लहर उठी और वही लहर मुस्कुराहट बनकर लबों पर बिखर गई। जन्नत उसे नहीं देख रही थी, वो अब उसे नहीं देखती थी, ना ही उसकी आंखों में अपना अक्स, ना उसके दिल में अपनी जगह। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जेब से मोबाइल निकालकर नंबर मिलाया। जन्नत का मोबाइल जगमग करने लगा। ऊपर बड़ा बड़ा सा लिखा था, आंटी का बेटा। बैकग्राउंड की तस्वीर सर्व बर्फीले आंधी तूफानों से घिरे पहाड़ों की थी। जन्नत ने घर बढ़ाकर फौरन ही अपना मोबाइल पलट दिया। आंटी का बेटा हैरान कुन था, मगर फारिस को सदमा बायक वक्त ग्राउंड तस्वीर से पहुंचा था। ये तुमने मेरे नाम के साथ केटू की तस्वीर लगाई हुई है। ख्याल गुजरा आंखों का धोखा हुआ होगा। हाँ तो क्यों? क्यों का क्या मतलब है? मेरी मर्जी, मैं कोई भी तस्वीर लगाऊं। अब तुम मुझे खाना खाने दोगे? श्योर, दांत पीस कर कहा। फिर अपना मोबाइल उठा लिया। जन्नत ने जुज़बुज़ होकर उसे देखा। क्या कर रहे हो? अगर तुम मेरे नाम के साथ खौफनाक तस्वीरें लगा सकती हो तो मैं क्यों नहीं? लम्हों में सब सेट करके मोबाइल रख दिया। लबों पर एक जिला देने वाली मुस्कुराहट सजाए फिर से खाने लगा। जन्नत लब भींच कर उसे देख रही थी। मुझे परवाह नहीं, तुम कोई भी तस्वीर लगाओ,
कंधे उचका कर कहा, मगर अंदर ही अंदर अच्छी बात है। उसने सर हिलाया। खाने के बाद लॉन्ग ड्राइव का प्लान था। वापसी पर रात के 11 बज गए। वो सो गया तो चुपके से उसका मोबाइल उठाकर अपने मोबाइल से मिस्ड कॉल दी। स्क्रीन पर नाम रोशन हुआ। बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ था, मम्मी की बहू, और बैक ग्राउंड में एक ज़ूमैनी की तस्वीर लगी हुई थी। उसने तब कर फारिस वजदान को देखा। बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, मम्मी की बहू, और बैक ग्राउंड में एक जुम्बी की तस्वीर लगी हुई थी। उसने तब कर फारिस वजदान को देखा। दिल चाहा मोबाइल तोड़ दे, मगर जब्त करके उठ गई। आज फारिस वजदान के दोस्त की शादी थी। अपनी तैयारियों में मगन उसने 2 कामदार जोड़े बेड पर फैलाए हुए थे। एक आसमानी रंग का था, दूसरा हल्के गुलाबी रंग का। समझ में नहीं आ रहा था कौन से वाला पहने। पसंद तो दोनों थे, तब ही उठा कर लाई थी। मिसेस शेराजी को तस्वीरें भेजकर उनके इंतजार में ऐसे ही टहलते हुए स्क्रीन को तक रही थी जब वो ड्रेसिंग रूम से निकल आया। कफलिंग्स लगाते हुए निगाह बेड पर रखे कपड़ों से होती हुई जन्नत तक गई। मोबाइल कान से लगाए होंठ काटती वो शशोपंज में मुब्तला लग रही थी। उसने वास्कट पहनने के बाद कलाई पर घड़ी चढ़ाते हुए ड्रेसिंग टेबल के आईने में जन्नत को देखा। फिर कोट उठाते हुए बेड के करीब आया। एक सरसरी सी निगाह कपड़ों पर डाली, फिर साइड टेबल से मोबाइल उठाते हुए सीधा हुआ। ये कलर ज्यादा सूट करेगा। इशारा हल्के आसमानी रंग वाले जोड़े की तरफ था। जन्नत कमाल चौंक कर मुड़ी, मगर वो तब तक लंबे लंबे ढग भरता बेडरूम से जा चुका था। हाँ, और मैं तो जैसे इसकी बात मान लूंगी, कहकर सर झटका। एक बार फिर स्क्रीन को देखा। मिसेस शेराजी ऑनलाइन नहीं थी। निचला लब दांतों तले दबाते हुए एक बार फिर अपने कपड़ों को देखा। फिर रोहांसा होकर 10 तक गिनती, फिर झंझलाकर एक सूट उठाया और ड्रेसिंग रूम में घुस गई। पूरे 1 घंटे के बाद वो मुकम्मल तैयारी के साथ बेडरूम से बाहर आई तो फारिस शेराजी उस पर निगाह डालकर हटाना भूल गया। हल्के गुलाबी रंग के कामदार जोड़े में मलबूस नेचुरल सा लुक देता। लाइट पिंक मेकअप किए वो किसी जीती जागती गुड़िया के मुशाबे लग रही थी। बाल खुले छोड़ रखे थे, इतराफ में निकराई पिन्स की मदद से सेट किए गए थे। लंबी गुनेरी पलकों के साए में शहद आंखें लाइनर की वजह से और नुमाया हो रही थी। लंबे जगमग करते इयररिंग्स, गर्दन में चमकता नफीस लॉकेट, मखरूती उंगलियों में ठहरी हुई अंगूठी। वो कंधे पर दुपट्टा सेट करते हुए सामने सोफे पर बैठकर अपनी सिल्वर सैंडल्स की स्ट्रिप्स बंद करने लगी। चंद लम्हों वो उसे अपने दिल की निगाह से देखता रहा। दाहिना हाथ बेइख्तियार कोट की जेब तक गया। उंगलियों की गिरफ्त में मखमली डब्बी आई। ये तो मुझे बाद में पता चला, तुम्हारा तो सिर्फ दिमाग है, दिल तो सिरे से है ही नहीं। वो शिकवा भरी एक तंबीही आवाज उसकी कुव्वत सलब कर गई। सब तुम्हारे इस दिल के गिर्द घूम रहा है। उसने जेब से हाथ बाहर निकाल लिया। स्ट्रिप्स बांध कर उठी तो निगाहें सीधा फारिस वजदान की टाई पर जा ठहरी। एक लम्हे के लिए मुंह खुला और फिर रुख बदलकर निचला लब दांतों में दबाया। उसके फराक के साथ फारिस वजदान की टाई मैच कर रही थी। अल्लाह! वो अंदर ही अंदर जोर से चीखी। उसने जानबूझकर आसमानी रंग वाला जोड़ा चुना था कि वो गुलाबी फ्रॉक पहने। उसे यकीन था उसकी बात नहीं मानेगी। उफ जन्नत, तुम इतनी प्रिडिक्टेबल क्यों हो? आखिर क्यों? आंखें मीच कर खुद को अंदर ही अंदर झिड़का। अच्छी लग रही हो। वो कोट का बटन बंद करते हुए अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वो तो मैं शुरू से हूँ, कमाल बेनियाजी से कहकर रुख बदला कि तुम्हारी तारीफ से मेरी हार्ट बीट मिस नहीं हुई है, ना ही एहसासात में कोई फर्क आया है, लेकिन अंदर ही अंदर उफ। उसने तारीफ की। फारिस वजदान ने तारीफ की। दूसरी चीख दिल बंद होने को था। गाल दहक उठे थे, लेकिन बहुत ही तहम्मुल, वकार और नजाकत के साथ अपने छोटे से बैग की लंबी सी नुकराई जंजीर पर गिरफ्त बढ़ाते हुए एक अदा से सर उठाया। वो लाख छुपाता, मगर वो उसके संजीदा से बावकार चेहरे पर मुस्कुराहट और शरारत का रंग देख सकती थी। कल रात मेरे मोबाइल पर मम्मी की बहू की मिस्ड कॉल आई हुई थी। खैरियत? इतनी रात गए आपने एक ही कमरे में होते हुए मुझे कॉल की? मुतबस्सम लहजे में कदरे संजीदगी से पूछा। ये कुछ भूलता भी है या नहीं? वो दांत किचकिचा कर रह गई। तुम बताना पसंद करोगी मुझ में और केटू में क्या कदर मुश्तरिक है? जेबों में हाथ डाले उसकी आंखों में देखा। बहुत कुछ मुश्तरिक है, दांत पीस कर कहा। तुमने और जुम्बी में भी। वो बोला, मसलन क्या? वो जब्त की कड़ी आजमाइश से गुजर रही थी।
दोनों दिमाग बहुत खाती हो, उसने कहकर कोट उठाया। जन्नत का खूबसूरत चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अब अगर उसे अपनी तैयारी का ख्याल ना होता तो यकीनन वो कुछ कर गुजरती। मैं तुम्हारा दिमाग खाती हूँ? मैं गुस्से से फट पड़ी। मैंने तो फिर भी खूबसूरत पहाड़ों की तस्वीर लगाई है, खतरनाक पहाड़ों की। फारिस ने तस्दीक की। केटू एक कलर माउंटेन है। जन्नत ने मुट्ठियां भींच कर उसे देखा। ख्वाम खा का इशू, मैंने एक रैंडम तस्वीर लगाई है, तहम्मुल से एहतजाज किया। सोच समझ कर लगाई है, वो दूबदू जवाब दे रहा था। जन्नत के गुस्से का ग्राफ बढ़ गया। आखिर मैं तुमसे क्यों बात कर रही हूँ? उसने खुद को खुद ही झिड़क दिया। मैं भी यही सोच रहा हूँ। फारिस के इत्मीनान में कोई फर्क नहीं आया था। अब चलें, बाकी की लड़ाई घर आकर लड़ लेंगे, तपा देने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। अपना सफेद कोट उठाकर पांव पटकती दरवाजे की तरफ बढ़ी। आहिस्ता, आराम से, उसने पीछे से कहा। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तनफ्फर से कहकर वो बाहर निकल गई। उसने उसने मुस्कुराते हुए वॉलेट और चाबी उठाई और उसके पीछे चला आया। शानदार मैरिज हॉल के बैरूनी गेट के सामने गाड़ी रोक दी। वो दोनों बाहर निकलकर मरकजी अहाते से अंदरूनी सिमत बढ़े तो इस्तकबालिया में खड़े कई लोगों की निगाहें उनकी तरफ उठी थी। वो जानती थी सब फारिस को देख रहे थे, और वो ये भी जानती थी नजरों की जद में वो भी उसकी वजह से ही आ रही थी। फारिस ने उसका हाथ पकड़कर अपने बाजू पर रखा। अगर दुनिया को ये बताना मकसूद है कि हम मैरिड हैं, तो उन्हें ये भी पता चलना चाहिए कि हम हैप्पीली मैरिड हैं। तुम्हें अपनी रेपुटेशन की कितनी फिक्र है ना? तब कर बोली। ये एक प्राइवेट मैरिज सेरेमनी है, वरना मेरी खबर या तस्वीरों को वायरल होने में देर नहीं लगती। ओह अच्छा, अब तुम मुझे ये बता रहे हो कि तुम एक सेलिब्रिटी हो? उसने खासी ऊंची आवाज में तंज किया। सेलिब्रिटी तो खैर से नहीं, वो कह रहा था, मगर एक सेलिब्रिटी का बेटा तो है। उसका जुमला उचक कर किसी और ने मुकम्मल किया था। फारिस की मुस्कुराहट उड़न छू हुई, तासुरात पत्थर हो गए। जन्नत ने सर उठाकर आवाज की समत देखा तो मशरूब का गिलास हाथ में लिए एक शख्स ने सर के खफीफ इशारे से सलाम किया था। फरबी माइल जिस्म, सर और मूंछों के बाल मुकम्मल सफेद थे। मैंने तो कामरान भाई से भी कहा था उन्हें इनवाइट कर लेते, तुम्हारी ईद हो जाती। फारिस की मुट्ठियां भींच गई, आंखों में सुर्खी उतर आई। जमाल गर्देजी, अपना तारुफ करवाते हुए जन्नत की जानिब अपना हाथ बढ़ाया सलाम के लिए। चले? इस शख्स को कोई भी जवाब दिए बगैर वो जन्नत को बाजू के हसार में लेता इस्तकबालिया की तरफ बढ़ गया। जमाल गर्देजी के लबों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ ठहर गई। निगाहों ने उनका दौर तक ताकुब किया था। फारिस के रवैये से जन्नत को हैरत हुई। क्या वो हर किसी से ऐसे ही पेश आता था? मिसेस शेराजी एक आर्टिस्ट थी। यकीनन वो अपने आर्ट वर्क की वजह से इंटरनेशनल लेवल पर जानी पहचानी जाती होंगी। तब ही जमाल गर्देजी ने जिक्र किया होगा, उसने सोचा। इस पर इतना खफा होने की तो कोई बात नहीं थी, मगर फारिस के तासुरात, उसके चेहरे और आंखों से नरमी मफकूद हो चुकी थी। हालांकि आते वक्त उसके तासुरात काफी से ज्यादा खुशगवार थे। शादी हॉल में फारिस के दोस्तों से, उनकी बीवियों से और उनके करीबी रिश्तेदारों से मिलते हुए उसे अदराक हुआ वो इतने सारे मुल्की और गैर मुल्की लोगों में अपने स्टेटस, अपने कारोबारी मामलात की वजह से बहुत अहमियत रखता था। लोग उसे ढूंढ कर खुद आकर मिल रहे थे। खवातीन उसकी तवक्का से ज्यादा उसके साथ अच्छा रवैया बरत रही थी। वो हर थोड़ी देर बाद सर उठाकर उसे देखने लगती थी। वो कम गो और रिजर्व नेचर का मालिक था और उसे किसी के साथ हंसता, मुस्कुराता या फिर घुल मिलकर गुफ्तगू करता हुआ नहीं देख रही थी। वो अपने हर अंदाज, हर बात और हर अमल में एक हद या दीवार सी कायम किए हुए था। वो सर के खफीफ इशारे से नफी या इस बात में सर हिलाता, मुख्तसर लफ्जों में कोई जवाब देकर बात खत्म करता नजर आ रहा था। उसने निगाह हटा ली। अब वो आती जाती लड़कियों को देख रही थी। कुछ उसके दोस्तों की बहनें थी, कुछ उन बहनों की दोस्तें थी। कुछ की आंखों में रश्क था, कुछ हसद में मुब्तला थी। उसे बेइख्तियार अदीना जुबैर के साथ होने वाली अपनी पहली मुलाकात याद आई। उसकी मजाक उड़ाती निगाहें, तज़हीक अमेज रवैया याद आया। ना चाहते हुए भी वो अपना मुकाबला अदीना जुबैर से करने लगी। शायद वो वाकई में फारिस वजदान के साथ अच्छी नहीं लगती थी, या शायद उसके साथ अदीना जुबैर जैसी लड़की ही जजती थी। उसकी रोशन आंखों की चमक यकायक मान पड़ी। वजूद में बेचैनी सी उतर आई। गहरी सांस लेकर वो अपनी जगह से उठ गई। फारिस बिल्कुल सामने ही कुछ कारोबारी शख्सियात के घेरे में खड़ा था।
वो दाएं तरफ बाहर की जानिब कदम उठाती गई। तवील राहदारी, ऊंची दीवारें और दीवार गिर खिड़कियां किसी महल के अंदरूनी हिस्से का पता दे रही थी। वो रेस्ट रूम में चली गई। ऊंची लंबी शीशे की दीवारों के सामने अपने सरापे का अजसरनो जायजा लेकर उसने दुपट्टा सेट किया। गुलाबी लबों पर लिपस्टिक ग्लोस का इजाफा करके बाहर आई तो तवील राहदारी के दूसरे सिरे पर उसे फारिस नजर आया। वो यकीनन उसके इंतजार में वहां खड़ा था। बता कर जाना चाहिए था तुम्हें। वो करीब पहुंची तो उसने कहा, अब कोई छोटी काकी थोड़ी ना हूं कि गुम हो जाऊंगी। वो बुड़बुड़ा कर रह गई। गैलरी की तरफ का शीशा स्लाइड किया तो बाहर की तरफ रोशनियों में नहाया हुआ सरसब्ज किता नजर आने लगा। उसने मोबाइल निकाल कर कुछ तस्वीरें खींची। मिसेस सुलेमान तुमसे क्या कह रही थी? वो सतून के साथ पुश्त टका कर खड़ा हो गया। वो हमारी शादी पर नहीं आ सकी थी, इसलिए शादी की स्नैप्स देखना चाह रही थी। तो तुमने दिखाई नहीं? क्यों? वो हैरान हुआ। जन्नत ने गर्दन मोड़कर उसे खशमगी निगाहों से घूरा, जैसे पूछ रही हो, क्या तुम वाकई नहीं जानते? मैं कुछ समझा नहीं। आयमा ने हमारी तस्वीरें देखकर जानते हो मुझसे क्या कहा? ये फारिस भाई ऐसे क्यों बैठे हैं जैसे मिर्चें चबाए हुए हों? अब मैं दूसरों को खुद पर मजाक उड़ाने का मौका दूं? वो सवाल उठाई। दुल्हा आखिर ऐसे क्यों बैठा है? उसका मूड क्यों ऑफ है? इतने गुस्से में क्यों लग रहा है? खुश क्यों नहीं है? जबरदस्ती की शादी हुई है क्या? कोई एक तस्वीर भी ऐसी नहीं कि बस इतनी सी मुस्कुराहट ही नजर आ रही हो। उसका लहजा गमगीन और अंदाज शिकवा भरा था। फारिस वजदान अपनी जगह खड़ा रह गया। दिल की कैफियत अजीब हुई कि वो खूबसूरत तरीन लम्हों को ना सिर्फ अपने लिए बल्कि उसके लिए भी तकलीफ दे बना चुका था। वो वक्त जो यादगार रहना था, वो तस्वीरों में मुकीद होकर अजियत का बाइस बन रहा था। उसके पीछे बहुत करीब आ खड़ा हुआ। वो रेलिंग पर हाथ रखे दूर तक देख रही थी। आहिस्तगी से मोबाइल जेब से निकाला, बाजू के हिसार में लेकर करीब किया। मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन किया। लम्हे में तस्वीर क्लिक हुई थी। वो अपने ख्यालों में गुम थी। इस हरकत पर बौखलाई। दूसरी क्लिक हुई। शिकवा इसलिए तो नहीं किया था कि वो तस्वीरें ले ले, अच्छी आई हैं कहकर उसे भी दिखाई। वो मुंजमद असाब के साथ खड़ी थी। हाँ, वो अपनी तस्वीर को अच्छा कह सकता था। डिलीट करो इसे। आगे बढ़ कर मोबाइल छीनना चाहा। मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, लेकिन मैं अच्छी नहीं लग रही। इधर दो मुझे। एक तो वो लंबा, ऊपर से हाथ भी ऊंचा कर लिया। वो रूहान सी हुई। मम्मी को सेंड करता हूँ। हरगिज नहीं, वो दबी आवाज में चलाई। मगर क्यों? जरा हैरान होकर उसे देखा। मेरी तस्वीर अच्छी नहीं आई, उसे डिलीट कर दो, जब्त करके बोली। तो ठीक है, मम्मी के लिए एक तस्वीर खिंचवा लो, मैं इसे डिलीट कर दूंगा। फारिस, उसे गुस्सा चढ़ गया। वो नफी में सर हिलाते हुए पीछे हटा। उसकी जिद से वाकिफ थी, ना चाहते हुए भी मध्यम पड़ी। तेवर बिगड़े हुए थे। ठीक है, पहले वादा करो तुम ये डिलीट कर दोगे। हाँ, कर दूंगा। अच्छी खासी तस्वीर का वो इशू बना रही थी। मुझे तुम पर कोई यकीन नहीं। मैं वादा करता हूँ किसी को नहीं भेजूंगा, खुद ही देखकर हंसता रहूंगा, शरारत से कहा। और वो सचमुच आंखों में मोटे मोटे आंसू भर लाई। फारिस उसे देख कर रह गया। वो इतनी सी बात पर इतनी हसास क्यों हो रही थी? अच्छा, नहीं हंसूंगा और डिलीट भी कर दूंगा। करीब आकर बाजू दराज करके एक सेल्फी लेना चाहिए। अब की बार उसके पहलू में आराम से खड़ी रही। सर उठाकर मिसेस शराजी के लिए दिल से मुस्कुराई। आंखों की नमी भरी और तस्वीर बहरहाल बहुत अच्छी आई। वो दोनों अपने आप में अधूरे, अपनी तस्वीर में मुकम्मल लग रहे थे। कुछ देर तक राहदारी में टहलते रहने के बाद वो उसके साथ हाल में वापस आ गई। वो अब कुछ बेहतर थी, जरा मूड भी बेहतर था। पहलू में बैठा फारिस बेहद संजीदगी से हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई ऐसी बात जरूर कर देता जिससे वो गुस्से से लाल भभोका हो जाती। फिर झुककर सरगोशी में जवाब देकर उसे लाजवाब करते हुए तंज से मुस्कुराती तो अपने चेहरे पर संजीदगी तारी रखना फारिस के लिए मुश्किल हो जाता। उसकी आंखें मुस्कुराने लगती थी। तासुरात में तबस्सुम आ जाता था। मुसर्रत भरे रंग हर अंदाज से झलकने लगते थे। वो नजरों में कुछ इसलिए भी आ रहा था कि मामूल से हटकर वो बहुत मुतमिन, बहुत खुश लग रहा था। गालिबन उसे कभी भी किसी ने इस तरह इतने खुशगवार मूड में इतना मुस्कुराता नहीं देखा था। उसकी दूसरी शादी के सिलसिले में जितनी चामगोइयां हुई थी, जितने फसाने घड़े हुए थे, जितनी बातें बनाई गई थी, तो अब वहां भी बहुत से हरीफों को अपने मुंह की ही खानी पड़ रही थी। वो लम्हे खूबसूरत थे और खूबसूरती से गुजर गए। शादी का फंक्शन खत्म हुआ तो उस वक्त रात के 12 बज रहे थे।
کچھ قریبی دوستوں سے ملنے کے بعد وہ فارس کے ہمراہ بیرونی دروازے پر آئی تو اس وقت رم جھم بارش برس رہی تھی۔ ٹھنڈا کا شدت سے احساس ہوا۔ اس نے کوٹ، مفلر اور دستانے پہننے ہوئے تھے مگر پھر بھی کپ کپا رہی تھی۔ کیا بنے گا آپ کا؟ فارس کہے بنا نہ رہ سکا۔ اس طرح کھڑے رہے تو کلفی بن جاؤں گی، لرزتی آواز میں کہا، پھر اس کے بازو پر گرفت بڑھاتے ہوئے چھتری کے سائے میں گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ گھر پہنچتے ہی سو گئی، مگر فارس نے کپڑے بدل کر لیپ ٹاپ اٹھا لیا تھا۔ وہ شادی کے پورے 7 ماہ بعد آج اپنی شادی کی تصویریں دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے پہلو میں بظاہر مطمئن سر اٹھائے بیٹھی تھی، مگر اس کی شہد آنکھوں میں خوف نمایاں تھا، جیسے وہ نہ جانتی ہو اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ زندگی اب اسے کس دوراہے پر لانے والی تھی، کس آزمائش میں ڈالنے والی تھی۔ اس کے ہاتھ باہم پیوست تھے، چہرے پر کہیں کہیں تفکرات کی پرچھائیاں لہرا رہی تھی۔ وہ برائڈل ڈریس میں انتہا کی حسین لگ رہی تھی، اور یہ حسن اس رات اسے نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے تو نظر بھر کر اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ جنت کمال نے اپنی رات اس کی اسٹڈی میں بتائی تھی۔ یہ نئی زندگی کا آغاز تھا، نئے گھر میں پہلی رات، نئے رشتے کی پہلی نفرت تھی۔ وہ بھاری دل کے ساتھ تصویریں بدلتا جا رہا تھا۔ ولیمے کی تصاویر میں وہ سر اٹھائے، گردن اونچی کیے زیادہ مسکرا رہی تھی، زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ ہر کسی سے بہت کانفیڈنس سے بات کرتی، اپنے دوپٹے کو سیٹ کرتی، اپنا پوسٹر بہتر کرتے ہوئے۔ اس نے اپنی تصویریں بہت اعتماد سے کھنچوائی تھی۔ وہ حیران تھا، وہ ایک بار پھر حیران ہوا تھا۔ اس شب جو رویہ اس نے دیا تھا اور جس طرح اس کی حیثیت واضح کی تھی، اسے کمرے سے نکالا تھا۔ اس کے بعد بھی وہ کھل کر مسکراتے ہوئے اتنے سارے لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ اپنے خاندان میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ اس شادی کو ہر صورت نبھانا چاہتی تھی، مگر اس کے احساسات، اس کی زندگی، اس کی مجبوریوں نے قطعی بے خبر فارس وجدان نے اس کا ہر خواب، اس کی ہر امید خاک میں ملا دی تھی۔ زندگی جتنی اس پر تنگ تھی، مزید اس نے کر دی تھی۔ وہ لاؤنج سے اٹھ کر کمرے میں آ گیا۔ وہ گہری نیند میں تھی، صوفے کی وجہ سے خود میں سمٹ کر سونے کی عادت ہو چکی تھی۔ کتنی ہی دیر تک وہ اس کے پاس کھڑا رہا، پھر پاس بیٹھ کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، ایسے جیسے ابھی بھی ڈر رہا ہو۔ وہ پلک جھپکتے ہی کسی خواب، کسی خیال کا حصہ ہو جائے گی۔ یہ خوف، یہ بے سکونی، یہ کچھ کھو دینے کا احساس اس کی رگ رگ میں اترا ہوا تھا۔ وہ نیند میں ذرا سا قسمس آئی تو اس کی بے آرامی کا خیال کر کے ہاتھ ہٹا لیا۔ شادی اچھے حالات میں نہیں ہوئی تھی، شادی مرضی اور چاہ سے بھی نہیں ہوئی تھی، مگر جو عطا کیا گیا تھا وہ ایک مرہم تھا، ان زخموں کا جنہیں وہ سال ہر سال اپنی روح پر لیے پھر رہا تھا، اور اس امر کا ادراک اسے بہت تاخیر سے ہوا تھا۔ اپنے انعام سے آگاہی بہت دیر سے ہوئی تھی، اور اسے اس بات کا پچھتاوا تھا، بے حد پچھتاوا تھا۔